बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली जो खबर है वो अलीमा खान साहबा ने मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में, और ये मुलाकात बड़े लंबे अरसे के बाद हुई है। यानी 25 दिन तक इमरान खान साहब से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी, ना कोई मुलाकातें हो रही थी, ना उनके केसेस चल रहे थे। और ऐसी सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तशवीश थी। इन 25 दिनों में फ़र्क क्या पड़ा? इन 25 दिनों में एक आईनी तरमीम पास करवाई गई, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के ऊपर हमला करार दे रही है। अभी भी ये आइनी तरमीम मुतनाज़ है और अदालतों में इसको चैलेंज किया गया है। वो तफसीलात बाद में, लेकिन पहले अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद क्या कहा, ये सुन लीजिए। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये लोग जेल में इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई से मिलकर सब्र आ गया। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया है। 3 अक्टूबर से बानी पीटीआई को जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान है। सेल की बिजली काट दी गई जहां पे उन्हें बंद किया गया इमरान खान साहब को। अखबार टीवी सब कुछ बंद कर दिया गया था। इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा था, इससे उनको वॉमिटिंग हो रही थी, उल्टियां आ रही थी उनको। 3 हफ्ते बाद उन्हें वर्जिश के लिए साइकिल दी गई है। सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ये नहीं होता जो इमरान खान के साथ किया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी अपने सोर्स से खबर लेने के बाद कि इमरान खान को किस हालत में डाल दिया गया जेल में। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को 2 ऐसे लोग मिले हैं जेल जाकर जिनका उनसे मिलना कोई आम बात नहीं है। यानी ये वो लोग हैं जो जेल का अमला भी नहीं जानता कि कौन है, और वो अचानक रात के अंधेरे में आए, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब पर सख्तियां शुरू हो गई। अब जो बात समझ आ रही है, मुझे तो नहीं पता कि वहां पे बातचीत क्या हुई, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन लोग मिलने आए थे। जो जेल में सोर्सेज हैं वो भी नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब से मिले थे। लेकिन ये जो भी लोग हैं, उन्हें उस मुलाकात के बाद शायद गुस्सा आया और इमरान खान साहब के लिए हालात को मजीद तंग और मुश्किल कर दिया गया। बहरहाल अब ये सुन लेते हैं कि इमरान खान की बहन मजीद क्या बता रही हैं। उन्होंने कहा सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ये नहीं होता जो इमरान खान के साथ किया गया है। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग जेल में इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं वो सुन लें कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने हम पर पार्लियामेंट को बम से उड़ाने का इल्ज़ाम लगाया, हम पर बारूद रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने हमें खाली हाथों गिरफ्तार किया, हमें बिल्कुल बाहर के हालात से बेखबर रखा गया। 24 दिन इमरान खान को भी बाहर के हालात से लाइल्म रखा गया। इमरान खान की बहन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पैगाम आ रहे हैं कि हमारे खिलाफ 9-10 मुकदमात और दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस जेलम जेल के बाहर हमें दोबारा गिरफ्तार करने आई थी, क्या पता हमें दोबारा गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये तो जनाब पहली खबर है, और दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि एक इजलास से आपको मैंने बताया था कि आज के दिन में होना था, वो इजलास हुआ है। ये पहला फुल कोर्ट इजलास है। इस इजलास में ऑनलाइन शिरकत की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और तमाम जजेस मौजूद थे जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में। जो एलामिया है उसके अंदर खबर जो आई है वही हम आपको बता सकते हैं। सोर्सेज से तो खबर जो है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो दे सकते हैं, या वहाँ से जो सोर्सेज हैं वो खबर देंगे। लेकिन फ़िलहाल पहली खबर ये है कि जो केसेज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है और लायामल बनाया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी शामिल हुए, लेकिन ऑनलाइन शामिल हुए, और कुछ इतलात के मुताबिक उनका अपना बनाया हुआ एक मैकेनिज़्म जिस पे उन्होंने 2023 में काम किया था, उसके मुताबिक ये देखा जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़ना और काम करना है। यहां एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, जिसके लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पे इत्तफाक किया गया है। यानी हुकूमत ने नाम मांगे ना जी, 2 नाम अपोजिशन के आएंगे और 2 नाम हुकूमत के आएंगे। तो अपोजिशन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके 2 नाम आएंगे, और हुकूमत में जो है वो पीडीएम है, उनके 2 नाम आएंगे। तो इस तरह ये 4 लोग जो हैं वो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी होते हैं और जो सर्विंग जजेस हैं वो भी होते हैं।
बाकी कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। तो इस तरह जो जजेस की तकर्रियाँ होती हैं वो किस तरीके से होंगी, वो इसी के ज़रिए से होती है। अब जुडिशल कमीशन के अरकान की 1/3 तादाद कमीशन का इजलास तलब कर सकती है। 13 रुकनी कमीशन के फैसले अरकान की सादा अक्सरियत से होंगे। पहले ये 9 रुकनी होते थे, अब इनके अंदर 4 बंदे मजीद शामिल किए गए हैं, तो ये 13 रुकनी हो गया है। और अब जो फैसले हैं वो सादा अक्सरियत से होंगे, यानी 7 बंदे जिस तरफ चले जाएंगे फैसला उस तरफ हक में आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें कामयाबी हासिल करनी है तो हर हाल में एहसन भून को और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके ग्रुप को इलेक्शन हारना होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर इससे पहले आपको पता है कि एहसन भून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी मनमानियाँ की हैं और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जब पाकिस्तान में हो रही थी इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इनके ग्रुप ने सहूलतकारी की, मार कुटाई में, यानी सहाफ़ियों को गायब किया गया, शायरों को गायब किया गया, वकला को गायब किया गया, सियासतदानों को गायब किया गया, बच्चों को, बीवियों को, बहुओं को गायब किया गया। तो जितना जुल्म पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान की अदलिया में जितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस हुई इदारों की, और उसकी एक वजह बने एहसन भून साहब और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं इनका ग्रुप, क्योंकि पहले ये जीते हुए थे तो इन्होंने खामोशी इख्तियार की और ये एक मुजरिमाना खामोशी है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोर दिया है कि ये एक दूसरा ग्रुप है और प्रोफेशनल ग्रुप को सपोर्ट किया जाए। और प्रोफेशनल ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि एहसन भून और आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप ने आइन और कानून की जंग लड़ने वाली बार्स को अपनी ज़ाती मुराद के लिए नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रख दिया है। बार की इज्जत और वकार की बहाली के लिए 29 अक्टूबर यानी कल वाले दिन 29 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में मुनीर काकड़ पैनल को वोट दें और जूनियर वकला अपने सीनियर्स को मजबूर करें और उन्हें दरखास्त करें कि वो सही अरकान को वोट डालें। बहरहाल ये जो पैनल है ये मुनीर काकड़ पैनल है जिसके लिए वोट मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस पैनल के अंदर बाकी बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन मुनीर काकड़ पैनल है और प्रोफेशनल ग्रुप है जिसका नाम है, और वकला बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ पे वोट करना है, क्योंकि इसको ज़ाती फ़ायदे और मफाद के लिए वाकई में इस्तेमाल किया गया है। हर किस्म की आइन के साथ खिलवाड़ हो, चाहे अदलिया के साथ खिलवाड़ हो, चाहे जजेस के साथ खिलवाड़ हो, चाहे 6 जजेस के ख़त का मामला हो, चाहे मुल्क में नाइंसाफ़ी का मामला हो, तो हर चीज़ के अंदर कंप्रोमाइज़ किया इसके आदत ने। तो क्या ये दोबारा इलेक्शन जीत कर आ जाएंगे? इसके लिए इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि हुकूमत अपने तमाम ख़जाने इस्तेमाल कर रही है, अपने तमाम हुकूमत इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि उन्हें अपनी मर्जी का वकला का पैनल दोबारा से मिल जाए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। अब देखना यह है कि इस मरतबा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती है या वकला जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं वो कामयाब होते हैं। तो ये भी एक इशू है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो चीज़ें जिन्हें वो पहले चैलेंज नहीं कर रही थी अब बड़ी तेज़ी से उन्हें चैलेंज करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पे एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। हमने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले ये बात पूछी कि 26 जुलाई का फैसला आया हुआ है, मखसूस नशिस्तें आपको मिलनी चाहिए, तो आप तौहीन अदालत की दरखास्त क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने साफ कहा था कि हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि काजी फायद ईसा साहब हैं और वो इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करेंगे, वो अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि काजी फायद ईसा साहब किस्सा पारीना हो गए और वो चले गए, रिटायर हो गए, तो उसके बाद अब उम्मीद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। सलमान अकरम राजा की जानिब से दरखास्त दायर की गई और इलेक्शन कमीशन के अरकान को इसमें फरीक बनाया गया और यह कहा गया कि 12 जुलाई को अदालत ने कहा था, फुल कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। लेकिन लंबा टाइम गुजरने के बावजूद अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हीले बहाने बनाकर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दिया था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से यह फैसला लिखा गया था।
और सिर्फ चंद जजेस ने इसकी मुखालफत की थी, जिनमें जस्टिस कादी फायद ईसा थे, जमाल मंदोखेल थे, नईम अफगान थे, अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस याया अफरीदी ने दरखास्तों की मुखालफत की थी। बहरहाल अब इसके ऊपर अमल दरामद करवाना भी एक बड़ा टास्क या टारगेट है जस्टिस याया अफरीदी का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। दूसरा, एक दरखास्त और लगा दी गई है और वो दरखास्त है फौजी अदालतों के हवाले से। ये भी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का जो केस है उसके हवाले से समाअत जल्द मुकर्रर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और इस मुकदमे को नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। यानी अब जो फौजी अदालतों वाला मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जल्द लग जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को भी मजबूर करना शुरू किया है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें वापस की जाएं, वरना तौहीन अदालत का एक नोटिस उनको जारी होगा और उनको एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा साहब में और फैसल चौधरी साहब ने सुलह करवा दी इमरान खान साहब ने, और ना सिर्फ इमरान खान साहब ने ये सुलह करवाई है बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के लिए भी एक सख्त बयान जारी किया है। इमरान खान की जानिब से पार्टी और क़यादत के खिलाफ बयानबाजी से फवाद चौधरी को बाज रहने के लिए पैगाम दिया गया है और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मुंह पे उंगली वाला एक इमोजी जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने कहा ठीक है मैं आप खामोश रहूँगा। और फवाद चौधरी साहब बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, लेकिन अब इमरान खान साहब ने उन्हें सख्ती के साथ मना कर दिया, जबकि उनके भाई की सुलह करवा दी है सलमान अकरम राजा साहब के साथ और उन्हें भी हदायत की है कि वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक रिएक्ट करें और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलें। जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है नादरीन, उस 26वीं आईनी तरमीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं और उन्होंने भी ये दरखास्त दायर की है 6 मजीद सीनियर वकला के साथ मिलकर, जबकि बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी दरखास्त दायर कर दी है। तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और इसमें वकला में रद्द अमल भी मौजूद है। दूसरी जानिब जो कल इलेक्शन होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि किसने आइन के ऊपर हमला बर्दाश्त किया और किसने अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा कौन बना। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं या जो बड़े वकला हैं पाकिस्तान के, वो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं या अपने ज़ाती ताल्लुकात और अपने ज़ाती मफाद के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की जीत होती है या फिर वकला और आइन और कानून की जीत होती है। ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। अयाज सादिक ने एक बड़ा चैलेंज कर दिया और खबरें हर जगह छपी भी हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानूंगा। यानी आपको याद होगा अच्छी तरह कि जो कुछ भी कासिम सूरी के साथ किया गया, जो हालात इमरान खान साहब के खिलाफ पैदा किए गए, हालांकि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले माने थे, लेकिन यहां एक बंदा बबांगे दोहल कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानूंगा, मखसूस नशिस्तों वाला। अब ये अयाज सादिक साहब का कहना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां से कुछ खबरें सोर्सेज के जरिए आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि किसी और मुसीबत में अपने आप को डाले, इलेक्शन कमीशन शायद मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में करके फुल कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद कर दे। ऐसे में ये सारा बोझ जो है वो अयाज सादिक पे पड़ जाएगा और अगर अयाज सादिक नहीं मानेंगे तो उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा और अयाज सादिक साहब को अपनी सीट से हाथ धोकर घर भी जाना पड़ सकता है। वैसे शरीफ खानदान का कोई पता नहीं है, वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए या एक नई लड़ाई खड़ी करने के लिए अयाज सादिक की कुर्बानी दे दें, क्योंकि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने की इनकी एक पुरानी आदत है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका पहुंच गए, यानी बरतानिया से निकले अमेरिका, वहां पे भी सहाफ़ियों ने उन्हें नहीं छोड़ा। सहाफ़ी ने पूछा कि मियाँ साहब आप तो पाकिस्तान गए थे वज़ीर आज़म बनने, तो अब आप वैसे ही आ गए वापस और अब आप अमेरिका जा रहे हैं। तो मियाँ साहब ने कहा कि अमेरिका जाने से पहले कोई ये सवाल पूछना ज़रूरी था। सवाल का जवाब नहीं दिया नवाज शरीफ ने, एज इट इज़ हमेशा की तरह सवाल का जवाब नहीं दिया नवाज शरीफ से। यानी सवालात ये होने चाहिए कि यास्मीन राशिद साहिबा ने आपको 70,000 से शिकस्त दी और आप जाली फार्म 47 पे आधी रात को आरओ बदल के आप वहां पे एमएनए बन गए और आज आप उसी तरह पाकिस्तान वापस आ गए हैं, जबकि वही यास्मीन राशिद जो जेल में आपका ख्याल रखती थी, उसी यास्मीन राशिद को आज जेल में आप छोड़कर आ गए हैं। तो मियाँ साहब से तो सवालात होने चाहिए, लेकिन मियाँ साहब फिलहाल अमेरिका जा रहे हैं और हो सकता है कोई इलाज हो उनका या वहां पे कोई और इलाज ढूंढने जा रहे हों। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि मियाँ साहब अमेरिका में क्या कारनामे करते हैं। बहरहाल कादी फायद ईसा ने बरतानिया पहुंचना है
और बरतानिया में जो पाकिस्तानी है उन्होंने ये देखें अजीबोगरीब किस्म के पोस्टर्स जारी कर दिए हैं और ये डोनट बीच में एक बनाया हुआ है और उनका ये कहना है कि वो काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज करेंगे। काजी साहब को एक बेंच का हिस्सा बनाया गया, इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहबा को भी बनाया गया था। तो काजी साहब बरतानिया पहुंचेंगे, एक हफ्ता वो बरतानिया में रुकेंगे। अब इस बीच में उन्हें पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ेगा। काजी साहब ने जितना जुल्म पाकिस्तानियों के ऊपर किया है, जितना जबर पाकिस्तानियों के ऊपर किया है, जितनी फस्तायत पाकिस्तानियों के ऊपर ढाई है, जितनी नाइंसाफ़ी पाकिस्तानियों के साथ की है, तो पाकिस्तानी जो है वो नाको नाक भरे हुए हैं और काजी फायज ईसा साहब पे बहुत गुस्से में है। अब देखना यह है कि काजी फायज ईसा साहब जाते हैं तो पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। बहरहाल पहले से ही मैं ये देख रहा हूं और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि काजी फायज ईसा के वहां पहुंचने के मौके पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अब देखते हैं कि काजी साहब को कैसी सूरत हाल का सामना वहां करना पड़ता है। एक और चीज़ है जी, ईमान मजारी साहबा को और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इंसाफ के लिए लड़ने वाले मियाँ बीवी हैं। ईमान मजारी साहबा ने इंसानी हकूक़ के लिए बड़ी बुलंद आवाज़ की है और हमेशा आवाज़ उठाई है पिसे हुए तबकात के लिए। और मैंने देखा कि लापता अफराद के हवाले से इनकी जो खिदमात है, पाकिस्तान में किसी और लॉयर की इतनी खिदमात नहीं है। तो ईमान मजारी साहबा से बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ भी माजी में रहा, लेकिन एक बात है कि इंसानी हकूक़ के लिए और जबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो कोशिश उन्होंने की वो पाकिस्तान में किसी ने नहीं की और इसके लिए पूरे पाकिस्तान को उनका एहसानमंद होना चाहिए। अब वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हुए, वो और उनके शौहर, उन्हें कहा गया जी 1 मिनट के लिए हम बंद कर रहे हैं और लंबा बंद कर देते हैं सड़कों को। तो हर शहरी की अपनी एक इज्जत नफ्स है। उन्होंने जब वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो उनके साथ जो भी सलूक किया गया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर वकला भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सहाफ़ी भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो ईमान मजारी साहबा और उनके शौहर को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उनके साथ इस जुल्म और ज्यादती को बंद करना चाहिए। जो लड़की खुद पूरे पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ी होती है, हमेशा आवाज़ उठाती है, हमेशा फ्रंट फुट पे आती है, अपनी जान को खतरे में डालकर, उसके लिए सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नाज़रीन, एक अजीबोगरीब बात की है हुकूमत ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस पर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। हुकूमत कहती है कि जो जजेस मुतनाज़ हैं हुकूमत की नज़र में, वो आईनी बेंच का हिस्सा ना बने। दूसरा, हुकूमत कहती है कि जो जजेस गैर मुतनाज़े हैं वो भी हिस्सा ना बने वरना मुतनाज़े हो जाएंगे। तो हुकूमत से एक सवाल है सिंपल कि कौन सा जज बने। या तो जज मुतनाज़े होगा आपकी नज़र में या गैर मुतनाज़े होगा आपकी नज़र में। अब तीसरी नस्ल का जज हम कहाँ से ढूंढ के लाएं जो ना मुतनाज़े हो और ना गैर मुतनाज़े हो। यानी मुझे हैरत हो रही है इस हुकूमत की अकल के ऊपर। मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि नवाज शरीफ को वापस बुलाएं अमेरिका से और उसको आईनी बेंच का सरबराह लगा दें और नवाज शरीफ से पूछ ले कि उन्होंने अपने कौन कौन से कारकुन और कौन कौन से बंदों को आईनी बेंच का मेंबर बनाना है। यही इनके पास आखिरी हाल रह जाता है। अजीबोगरीब हरकतें और अजीबोगरीब काम ये लोग कर रहे हैं। भारत अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।